अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की करेंगे, जो कि तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है। इस चक्रवाती तूफान का असर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में दिखाई पड़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ जिले से गुजरेगा, जो 15 जून को पाकिस्तान के कराची तट तक पहुंच सकता है। तूफान की रफ्तार को देखते हुए मछुआरों को फिलहाल समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है और साथ ही लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। कच्छ में स्कूल कॉलेज फिलहाल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम सरकारी एजेंसियां अलर्ट पर कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज इसी सिलसिले में बैठक कर अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। मुंबई से लेकर गुजरात तक समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची ये लहरें अभी और रौद्र रूप अख्तियार करने वाली हैं और हवाओं की रफ्तार भी और प्रचंड होने वाली है, क्योंकि अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान बिपरजॉय बेहद खतरनाक होने के बाद अब ये गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पहले पाकिस्तान की ओर जा रहा था, लेकिन अब साइक्लोन बिपरजॉय गुजरात की ओर मुड़ चुका है। लिहाजा हालात को देखते हुए गुजरात के समुद्री इलाकों कच्छ, द्वारका, देवभूमि द्वारका, नवसारी, पोरबंदर और सूरत में प्रशासन ने तूफान से निपटने की तैयारी पूरी कर दी है। गुजरात के समुद्री तट पर साइक्लोन बिपरजॉय का खतरा मंडराया हुआ है। इस बीच हम कच्छ के समुद्री तट पर हैं। आप देख सकते हैं कच्छ के समुद्र का एक रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से ऊंची ऊंची लहरें समुद्र के अंदर दिख रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो कच्छ के समुद्र के अंदर जितने भी मछुआरे थे उनको वापस तटीय इलाकों के अंदर वापस बुला लिया गया है सुरक्षित स्थानों पर, और लगातार प्रशासन की ओर से जो आसपास के गाँव हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है। समुद्री तटों को खाली करवा दिया गया है, बैरिकेडिंग करके लोगों को रोका जा रहा है। मछुआरों ने भी अपनी नावों को रस्सी से बांध दिया है। साथ ही साथ प्रशासन की टीमें इन इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को बसों के जरिए सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाने में जुट गई हैं। द्वारका से आए इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि झुग्गियों में रहने वाले ये लोग साइक्लोन के आने से पहले ही अपनी गृहस्थी समेटने में जुटे हैं। जो तटीय इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं जहां पे लोग रह रहे हैं, उनको समझा के उनका घर खाली करवाया जा रहा है। उनको यहां से दूसरी सलामत जगहों पे जो है उनको ले जाया जा रहा है। बसें रखी गई है, पुलिस और प्रशासन दोनों की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। लोगों को जो है वो बस में ले जा रहे हैं, बस में उनको बिठा रहे हैं, बस में ले जाने की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों को यहाँ से जो है वो नगर पालिका के जो हॉल है और जो शालाएं हैं वहां पे उनको रखा जाएगा। अभी उनको बस में बिठाया जा रहा है और वहां से फिर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां की गई। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी लोग हैं सबको एक साथ यहाँ से तकरीबन 100 से 150 लोग यहाँ पे बसते हैं रुपेन बंदर में। उनको यहाँ से जो है वो यहाँ से सलामत जगह पर ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ जिले से गुजरेगा, जो कि 15 जून को पाकिस्तान के कराची तट पर पहुंच सकता है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी जा सकती हैं। लिहाजा तूफान के असर को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है। 14 और 15 जून को गुजरात के तटीय क्षेत्र से ये चक्रवाती तूफान जो है वो पसार होगा और साथ ही इसका इंपैक्ट जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा द्वारका और कच्छ जिले में। द्वारका में अभी से हाई टाइड देखने को मिल रहे हैं और साथ ही हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। 14 जून को ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने दी है और 15 जून को रेड अलर्ट की चेतावनी दी गई है। खुद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी तैयारियों का जायजा लेने के लिए द्वारका पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बिजली, पानी और रोड, ये सभी व्यवस्थाओं के लिए भी टीम बन चुकी है और सभी टीम अपने अपने क्षेत्र में काम भी कर रही है। सर एनडीआरएफ की टीम एनडीआरएफ की 2 टीम द्वारका को तैनात की गई है और 2 एसडीआरएफ की टीम तैनात की है। द्वारका में कोस्ट गार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। द्वारका में दूसरी भी टीम पर्याप्त यहाँ पे अवेलेबल है। वहीं तूफान की तीव्रता को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी गुजरात के इन जिलों में तैनात कर दिया गया है, ताकि जरूरत के वक्त लोगों की फौरन मदद की जा सके। साथ ही बिजली विभाग और स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है।
अरब सागर से उठे बिपरजॉय चक्रवात को लेकर प्रशासन ने सूरत के 2 बीच जो मुख्य रूप से उनको बंद कर दिया गया और हम इस वक्त मौजूद है सूरत का जो डुमस बीच है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य दिनों में यहाँ पर सैलानी खूब घूमने फिरने आते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और ये फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी व्यक्ति यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पहुंचने से पहले अलग अलग चेक पोस्ट लगाए हुए लोगों को वहां पे पूछताछ करके पीछे भेज रही है। सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि पुलिस यहाँ तक लोगों को नहीं पहुंचने दे रही है। नोटिफिकेशन है, उनकी सुरक्षा के लिहाज से खुद गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि सरकार के जो भी आदेश है लोग उनका पालन करें। उधर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में चक्रवाती बिपरजॉय का असर देखने को मिल सकता है। मुंबई में तो अभी से ही समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं जो कि लोगों को डरा रही हैं। राज्य के ठाणे, रायगढ़, मुंबई और पालघर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश होने की आशंका है। तेज हवाएं चलने की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन में भी दिक्कत आ सकती है। आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद है और जिस तरह की लहरें जो आ रही है आज इसको हाई टाइड कैटेगरी स्टेटस में रखा गया है और मुंबई और थाने के लिए येलो कैटेगरी की जो वार्निंग है वो अलर्ट जारी कर दी गई है। चक्रवात बिपरजॉय के चलते ही ये जो अरेबियन सी में ये डिस्टर्बेंस देखने मिल रहा है और जो विंड स्पीड या जो हवा की जो गति है वो काफी तेज हो गई है, लेकिन गर्मी का मौसम फिर भी रहेगा। चक्रवात बिपरजॉय के चलते मुंबई ऑपरेशन के एक रनवे में भी एक प्रॉब्लम आ गया था। सुबह उसे थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा था। हालांकि फ्लाइट ऑपरेशंस सस्पेंड नहीं हुए, लेकिन फिर से आपको एक और बार गेटवे ऑफ इंडिया पीछे दिखाते हैं कि लहरें कितनी ऊंची आती हुई और मौसम विभाग ने कहा ये अभी कुछ दिन और रहेगा। इन तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की, जिसमें अधिकारियों की ओर से एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसे देखने के बाद प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। कच्छ से कौशिक कंटेजा, द्वारका से ब्रजेश जोशी, सूरत से संजय सिंह राठौर और मुंबई से देव कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चक्रवात बिपरजॉय की चाल पर मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी ये चक्रवाती गुजरात से कितनी दूर है ये जानने के लिए मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मौसम वैज्ञानिक आनंद दास से खास बातचीत की। साइक्लोन बिपरजॉय का असर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। मुंबई में मौसम पर इसका असर दिखाई पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स को रद्द भी किया गया है, लेकिन आगे इसका कैसा असर रहने वाला है, अभी क्या स्थिति है। हमारे साथ आनंद कुमार दास जी हैं जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं IMD के। सर, अभी क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है, कहाँ पर है और कब तक हिट करने वाला है? अभी जो है ये साइक्लोन आपके ईस्ट सेंट्रल अरब सागर और नॉर्थ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट अरब सागर के पास ही है और ये धीरे धीरे उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और 14 तारीख की सुबह तक ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा और उसके बाद वो अपना दिशा परिवर्तन करेगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए हमारे जो सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका है वहां तक पहुंच जाएगा सुबह सुबह तक और बाय दोपहर तक ये अपना क्रॉस कर जाएगा। सर, सबसे पहला पॉइंट वो कौन सा होगा जहां वो हिट करने वाला है और जिस वक्त हिट करेगा उस वक्त क्या स्पीड होगी, अभी किस स्पीड से आगे बढ़े? ऐसे पॉइंट तो बताया नहीं जाता है, लेकिन लगभग जो अभी अनुमान है कि जखाऊ पोर्ट जो है उसी के पास ही वो अपना लैंडफॉल करने वाला है और उस टाइम उसका जो गति होगी 125 से 135 किलोमीटर पर आवर और कभी कभी झोंकों के साथ 150 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। सर, अभी किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है? अभी तो क्या है जो मतलब जा रहा है ये अभी क्या है 10 किलोमीटर से कम ही स्पीड है, 6-7 किलोमीटर पर आवर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसीलिए मैं धीरे धीरे ही बोला क्योंकि नॉर्मली 14-15 किलोमीटर पर आवर ऐसे नॉर्मल स्पीड होता है, लेकिन ये उसके थोड़ा कम ही है, इसीलिए धीरे ही बढ़ रहा है बोल रहा हूँ। सर, कई सारे बीच में चेंजेस भी देखने को मिले, रूट भी डिस्ट्रैक्ट अलग हो गया था 1-2 बार। मेरा ये पूछना है कि जिस तरह का शुरुआत में दिखाई पड़ रहा था कि इतना खतरनाक हो सकता है, इतनी स्पीड से हिट कर सकता है, उस स्थिति में कितना बदलाव आया है? क्या उससे ज्यादा खतरनाक हो गया है या कमजोर पड़ गया है? अभी उसकी स्थिति क्या लग रही है? जब पहुंचेगा तब किस स्थिति में होगा? नहीं, एक्चुअली जो अनुमान बहुत पहले लगाया गया था उस समय एक्चुअली जो अनुमान है बहुत प्रारंभिक अनुमान था और वो
वो अनुमान 10 दिन पहले की अनुमान है, वो थोड़ा उसमें जो एक्यूरेसी बहुत कम होती है, और इसके चलते क्या है, हमें लगा नहीं था कि हमारे तटीय इलाका उसमें आएगा। लेकिन अभी जब 9 तारीख के बाद जब हमें थोड़ा जानकारी और भी पुख्ता हुआ तो हमें पता लगा कि नहीं भाई, अभी तो ये हमारे इलाके की तरफ आ रहे हैं। इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिलेगा, लिहाजा राज्य सरकार की ओर से लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। द्वारका जिले में एक शेल्टर हाउस भी बनाया गया है, वहां पर मेरे सहयोगी ब्रजेश जोशी पहुंचे और किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं उसका जायजा उन्होंने लिया। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की असर को देखते हुए गुजरात सरकार ने शेल्टर हाउसेस तैयार किए हैं। ये एक द्वारका का एक स्कूल है जहां पे शेल्टर हाउस बनाए गए हैं और यहां पे जो शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को जवाबदारी दी गई है कि यहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनका नाम और सब जो जानकारी है वो यहाँ पे उनके पास रहती है। इस स्कूल में अभी तकरीबन 150 लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे दवाइयों की व्यवस्था भी की गई है, दवाइयाँ भी उनके लिए यहाँ पे रखी गई है। साथ ही इनको 2 वक्त के लिए खाना और यहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा की गई है। प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारियां की हैं। यहाँ पे इमरजेंसी नंबर्स भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे जब चक्रवाती तूफान का असर हो, क्योंकि द्वारका जिले में इसकी सबसे ज्यादा असर होने वाली है कच्छ के बाद, तो उसके लिए भी यहाँ पे सारे नंबर्स भी दिए गए हैं। और यहाँ पे अभी जो बच्चे खेल रहे हैं ये नजदीकी गाँव के हैं जहाँ पे चक्रवात का असर होगा और उनको इसीलिए यहाँ पे शेल्टर होम में यहाँ पे जो उनका आश्रय स्थान बनाया गया है, सुरक्षित स्थान पे उनको यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे ये सब लोग रहेंगे, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा ताकि ये लोग यहाँ पे सुरक्षित रहें और जब तूफान यहाँ पे टकराए या फिर उसकी सबसे ज्यादा असर हो तो किसी जान माल का नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो, इसलिए ये पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे लोगों को यहाँ पे सुरक्षित स्थान पे लाया गया है। पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे ताकि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका पूरा राख रखाव और पूरा ख्याल रखा जाए ताकि जब वो चक्रवात यहाँ पे आए या तूफान की जब असर हो, तेज हवाएं चले तो इनको कोई नुकसान ना हो, इसकी पूरी तैयारियां यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे पूरी जो है सावधानी रखी जा रही है कि जो भी लोग हैं वो सुरक्षित रहें और उनको जो है तूफान से बचाया जाए। वो जो कच्चे घरों में रहते थे वहाँ पे उनकी जान को नुकसान हो सकता था, गंभीर खतरा था, तो उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जा रहा है और यहाँ पे रखा जा रहा है ताकि जो है उनकी जान भी बच पाए और साथ ही वो सुरक्षित रह पाए। प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए यहाँ पे की है। द्वारका से कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ ब्रजेश जोशी, गुड न्यूज टुडे। और अब राजधानी यूपी का रुख कर लेते हैं। यूपी का रुख करते हैं और यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस महकमे ने शहर की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एक नई पहल की है, जिसके तहत पुलिस के अधिकारी हर इलाके का दौरा करेंगे और वो लोगों से अपने घर के बाहर कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगाने की अपील करेंगे। योजना यह है कि सभी छोटी गलियों और सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और साथ ही शहर के व्यापारियों और दुकानदारों को भी अपने प्रतिष्ठान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा गया है ताकि पूरा इलाका कवर किया जा सके। चोरी, लूटपाट, चेन स्नैचिंग, छेड़छाड़ और मारपीट की घटनाओं में शामिल आरोपी अब लखनऊ पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों पर नकेल कसने के लिए हर घर कैमरा अभियान शहर में छेड़ दिया है, जिसके तहत पुलिस अधिकारी अपने अपने इलाके का दौरा करेंगे और वो लोगों से अपने मकान के बाहर कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगाने की अपील करेंगे। पुलिस की कोशिश यही है कि लोग ये कैमरे हर गली, कूचे और अपने घर के बाहर लगाएं ताकि पूरे इलाके को कवर किया जा सके। अपराध को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा वैसे तो पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस ये मानती रही है कि नागरिकों की इसमें सहभागिता होनी चाहिए, यानी जन सहभागिता जरूरी है। लखनऊ पुलिस ने अब एक नया अभियान शुरू किया है, हर घर कैमरा अभियान। इसके तहत पुलिस ये अपील कर रही है लोगों से, नागरिकों से, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, संस्थानों से कि वो अपने प्रतिष्ठान या घर के बाहर
कैमरे लगाएं। सीसीटीवी कैमरे अगर लगाए जाते हैं तो उन घरों के बाहर या संस्थानों के बाहर या व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर सड़कों पर एक तरह से नजर रखी जा सकेगी। बीते कुछ महीनों में कई इलाकों में दिन दिहाड़े चेन स्नैचिंग और लूटपाट की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें आरोपी इन वारदातों को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को चंद घंटों के भीतर ही पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। पुलिस को ये सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसे आरोपियों की पहचान करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, और यही वजह है कि पुलिस इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जोर दे रही है। पुलिस कमिश्नर हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल, उन्होंने अपील की है और उन्होंने नागरिकों के साथ और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ बैठक की है और इस बात को कहा है कि ऐसे कैमरे लगाने में जनता और खासतौर पर जो व्यापारिक संगठन हैं वो सहयोग करें, जिससे घरों के बाहर, मार्केट प्लेस पर और जो दूसरे ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे चौराहे हों या जो दूसरे जहां पर रिहायशी इलाके हैं, वहां पर कैमरे लगे होंगे तो काफी हद तक अपराध पर नियंत्रण हो सकेगा। इस अभियान के तहत पुलिस हर वार्ड के नगर सेवकों और प्रतिष्ठित लोगों को भी शामिल करेगी ताकि लोगों को अभियान के प्रति जागरूक करने में मदद मिले। इतना ही नहीं, शहर के प्रमुख व्यापारियों और दुकानदारों से भी अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा गया है। पुलिस के इस अभियान की शहर के भी लोग तारीफ कर रहे हैं, मगर सीसीटीवी कैमरा लगाने पर आने वाले खर्च को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, एक तरीके से सही भी है, कई पहलू देखा जाए सेफ्टी पर्पज से, लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर घर घर अभियान, कैमरा अभियान है, इसमें घर घर कैमरा लगेगा तो आदमी को अपनी जेब से पॉकेट पे करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा उद्देश्य ये आता है, या सरकार इसमें कोई रियायत दे। देखिए, जो सक्षम है वही लगा सकता है, हर कोई तो नहीं लगा सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। बाकी तो खैर सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। ये सुरक्षा के लिए सही है, 100% सही है। हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा, हर जगह पे, हर घर पे, कि चोरी चमारी जो पहले हुआ करती थी अब वो नहीं होती है। यूपी सरकार राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, जिसके लिए वो अभी तक कई जरूरी कदम उठा चुकी है। लखनऊ पुलिस का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसकर लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जा सके। इतना तय है कि जन सहभागिता एक बहुत बड़ा पहलू है अपराध नियंत्रण में भी, नागरिकों की सुरक्षा में भी, और जिस तरह से घटनाएं होती हैं उसको रोकने में भी। ऐसे में लखनऊ पुलिस इस अभियान को चला रही है, हर घर कैमरा अभियान को, जिसको लेकर उनको उम्मीद है कि नागरिक सहयोग करेंगे और एक तरह से इस अभियान की सफलता की भी उनको फिलहाल उम्मीद दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और बात एक छोटी बच्ची के बड़े कमाल की। महज 6 साल की उम्र में शतरंज की दुनिया में इस बच्ची ने अपनी अलग पहचान बना ली। प्रयागराज में रहने वाली इस बच्ची ने शतरंज की बिसात पर अपनी काबिलियत को साबित कर दिया है। महज 6 साल की उम्र में प्रयागराज की रहने वाली अनुप्रिया यादव ने विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, और ऐसे में बिना वक्त गवाए इस नन्ही बच्ची ने वर्ल्ड चैंपियन की उपलब्धियों को भी बताया। आइए जानते हैं उन्हीं से। शतरंज की बारीकियों को महज 6 साल की उम्र में बखूबी समझ रही है ये छोटी सी बच्ची। जितनी छोटी उम्र उतनी तेजी के साथ चलता है अनुप्रिया यादव का दिमाग। वैसे आज ये नाम इसीलिए भी सभी की जुबान पर है क्योंकि इस बच्ची ने कुछ खास किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2nd क्लास में पढ़ रही अनुप्रिया ने शतरंज के दिमागी खेल में नंबर 1 की कुर्सी हासिल की। दरअसल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने 6 साल तक के बच्चों की एक नई वर्ल्ड रैंकिंग जारी की, जिसमें अनुप्रिया ने पहला स्थान पाया। बेशक ये उपलब्धि अनुप्रिया के घर वालों को बेपनाह खुशी दे गई। बहुत खुशी होती सर, मतलब अब शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता हूँ। इतनी ज़्यादा जब से ये वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट आई है तब से ऐसा मतलब कि अंदर से एक अजीब सी खुशी होती है कि जिसको बयान नहीं कर सकते हैं।
प्रयागराज में अपने परिवार में सबसे छोटा सदस्य है अनुप्रिया, जिसने शतरंज का ककहरा तो अपनी बड़ी बहन प्रिया से ही सीखा। जहां इस छोटी सी उम्र में बच्चे गुड्डे गुड़ियों, दूसरे खिलौनों, पकड़म पकड़ाई जैसे खेलों में पूरा दिन बिता देते हैं, वहीं इंडोर शतरंज की बिसात पर दिमाग के साथ तेज उंगलियां चला रही अनुप्रिया को देख शतरंज के दिग्गज भी हैरान हैं। ये बच्ची विश्वनाथन आनंद को अपना आइडियल मानती है और उन्हीं की तरह ग्रैंड मास्टर बनना चाहती है। दीदी खेलती थी तो उसको ही देख के मैंने भी खेलना स्टार्ट कर दिया और दीदी ने ही मुझको सिखाया है। क्या बनना चाहती है आगे? आगे जाकर मैं ग्रैंड मास्टर बनना चाहती हूँ। क्योंकि मैं चेस खेलती हूँ और चेस में जो सबसे हाई लेवल का होता है वो ग्रैंड मास्टर होता है। बड़ी बहन प्रिया को शतरंज खेलता देखी अनुप्रिया शतरंज को आजमाने लगी, जिसे देख माता पिता ने भी उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ाया। आज अनुप्रिया की उपलब्धि पर पिता गर्व के साथ कह रहे हैं कि दोनों बेटियों के नाम से ही आज उनकी पहचान है। सर, बेटियां घर की शान होती हैं, रौनक होती हैं। हमारी भी 2 बेटियां ही हैं, इसलिए हमारे लिए हम बेटों से बढ़ के हैं और हमारा यही सपना है कि ये इनके नाम से हम जब भी जाने जाते हैं। हमको हमारे अगल बगल में अगर कोई जान पहुंचेगा तो कोई भी बोलेगा प्रिया यादव का घर बताइए, अनुप्रिया यादव का घर बताइए, तो सीधे हमारे घर पहुंच जाएंगे। हमारा नाम तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। बेशक 6 साल की उम्र में अनुप्रिया ने न केवल परिवार का मान बल्कि देश दुनिया में प्रयागराज का सम्मान भी बढ़ाया है। फिलहाल तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग में फ्रांस की बुली दूसरे, बांग्लादेश की वारिसा तीसरे और इंग्लैंड की नूवी चौथे नंबर पर रही। वहीं नंबर 1 पर काबिज होकर अनुप्रिया फिलहाल प्रगति के रास्ते पर बढ़ चली है। लक्ष्य है ग्रैंड मास्टर बनने का, जिसका सपना उसकी छोटी छोटी आंखों में पल रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि शतरंज की लिटिल मास्टर ने पूरे देश में नाम रोशन किया है। 4 सदस्यों वाले उसके परिवार को ही नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ की आबादी को इस नन्ही चैंपियन की आसमान जितनी ऊंची उपलब्धियों पर नाज है। प्रयागराज के नैनी इलाके में बेथनी कॉन्वेंट स्कूल की दूसरी क्लास की छात्रा है अनुप्रिया और अपने कदमों को यहां ही नहीं थामना चाहती हैं। शतरंज की दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली अनुप्रिया यादव भारत के ही विश्वनाथन आनंद को अपना आइडल मानती हैं और उनके जैसे ही ग्रैंड मास्टर बनना चाहती हैं। जिस अंदाज में 6 साल की अनुप्रिया अपनी उम्र से बड़े बड़े खिलाड़ियों को शतरंज की बिसात पर मात देती नजर आ रही हैं, उसके बाद ये कहना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में वो दुनिया भर में देश का नाम रोशन करेंगी। और जिस तरह अनुप्रिया किसी अनुभवी खिलाड़ी की तरह शतरंज के मोहरों का इस्तेमाल करती हैं, उसी तरह बिना किसी झिझक के वो मीडिया के सवालों का जवाब भी बड़ी बेबाकी से देती हैं। खुद अनुप्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आज आपको? धमाल कर दिया आपने तो। मैंने ये सोचा तो नहीं था कि मुझको तो ये पता था कभी न कभी मेरी रेटिंग आएगी, ये तो पक्का है, वो तो सब प्लेयर की आती है कभी ना कभी। तो मैं ये नहीं सोचा था कि जिस मैच में फर्स्ट आऊंगी इंटरनेशनल फर्स्ट आकर उसी में रेटिंग खुल जाएगी और उसी में रैंक 1 भी आ जाएगा। इतना बड़ा धमाका मैंने कभी नहीं सोचा ये था। तो वही बात हो गई ना अनुप्रिया, छोटा पैकेट और बड़ा धमाल, बिल्कुल वैसी निकली आप। यस मैम। आपको पता है ना आप चैंपियन है? यस मैम। तो किसने चैंपियन बनाया बताइए? कौन कौन था जो आपकी हेल्प करता था, सिखाता था? कौन कौन था? सबसे पहले तो मम्मी ने मेरी दीदी से सीखा था और मम्मी को जो चीज सिखा देता था वो एक दिन पहले सीख लेती थी। मम्मी ने इसलिए मुझको इसलिए सिखाया क्योंकि मैं मम्मी को बहुत कैच करती थी, चाहे पढ़ाई हो चाहे चेस हो, मैं मम्मी को बहुत कैच करती थी। इसलिए चेस में भी दीदी को मम्मी को सिखाना पड़ा और मम्मी ने मुझको सिखाया। फिर पापा ने मुझको सिखाया था, पापा सिखाते सिखाते फिर दीदी से आ गई, दीदी के लेवल पे आ गई तो दीदी ने मुझको सिखाना स्टार्ट किया। और जब दीदी स्टार्ट करी मुझको सिखाना तो जब भी मुझको सिखाती थी तो मैं कैच कर लेती हूँ जल्दी से जल्दी, और अभी भी जब दीदी सिखाती है तब भी मैं जल्दी से जल्दी कैच कर लेती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी तो दीदी भी चैंपियन है? यस मैम। तो अच्छा चेस कौन खेलता है, आप खेलते हैं या दीदी खेलती हैं? सबसे पहले तो दीदी ने स्टार्ट किया था क्योंकि दीदी ने पापा से सीखा था, तो सबसे पहले दीदी ने स्टार्ट किया था, तो दीदी थोड़ा अच्छा।
बहुत शुक्रिया अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।